हेलो। कितने तुम्हारे? ये होते हैं ना तुम्हारे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी। ये स्टार्ट करें? एक्चुअली स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। स्क्रीन शेयर हमें तो स्क्रीन नज़र आ रही है। मतलब मेरे मेरे लेक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको? जी, जी। रेगुलेशन वाली स्लाइड ओपन है। पता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही यहाँ पे। अच्छा। तो क्या वजह है? हाँ, ये आ गया, चलो ठीक है, ठीक। अच्छा, हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर जो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये रेगुलेट कैसे होता है। तो हमने बात की थी, वी वर डिस्कस अबाउट इट। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which has got a sympathetic and parasympathetic. If there is a stimulation of a sympathetic, then there is increase in the contractility, which is controlled by the vagal nerve. And if there is decrease in the contractility, that is also controlled by the vagus nerve, but that is parasympathetic innervation system. Heart has got a beta receptors, जिसे adrenal receptor कहते हैं, which functions on the basis of adrenaline, which is neurotransmitter. अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो इसे हम आइनोट्रॉपिक कहेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होगी बढ़ने की, और नेगेटिव होगी कम होने की हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये हमने सारी चीजें देखी। अब इसके बाद हम आगे चलें। जो क्लिनिकल रेलिवेंस इसका क्या है, यानी हार्ट के बढ़ने और कम होने से क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शॉक है, ठीक है ना, शॉक है, शॉक की हम बात करते हैं। शॉक इज डिफाइंड एज द एक्यूट कंडीशन वेयर देयर इज अ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। यानी अगर हार्ट कंट्रैक्टिलिटी स्लो हो जाए और the blood will not reach up to the end tissues, then it will give you a shock condition. This can occur due to the fall in the cardiac output caused by pump failure. Heart pump करना छोड़ दे, cardiogenic shock कहते हैं इसको। Cardiogenic shock means heart is not capable of pumping the blood out to the vessels and to the vital organs. The inability of the pump to fill, mechanical shock, और लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। दो किस्म की शॉक है, एक मैकेनिकल है यानी हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, दूसरा जो है वॉल्यूम आपका, कोई बड़ी आर्टरी कट गई और ब्लड बह गया बहुत ज्यादा, जैसे एक्सीडेंट में होता है, बुलेट वॉन में होता है, कोई गोली मार दे, छुरी मार दे। एंड एन अनकंट्रोलेबल फॉल इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेसिव वेसोडाइलेटेशन, या किसी वजह से हाथ पांव के जो कॉर्नर्स हैं हमारे बॉडी के, वहां पे वेसल्स डायलेट कर जाए, सारा ब्लड पूल हो जाएगा, वहां पे जमा हो जाएगा। ये भी शॉक की कंडीशन। वी हैव टॉक अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक, मैकेनिकल जो होता है। इन दिस केस द सेंट्रल वीनस प्रेशर में बी नॉर्मल और रेस। इसमें वीनस प्रेशर नॉर्मल होगा या बढ़ा हुआ होगा। This means that the heart fills but it failed to pump.
heart fill है but cannot pump it out, causing a dramatic drop in the arterial blood pressure. This means that the tissues are poorly perfused, means tissues are not receiving blood because of the heart failure, which in the case of the coronary artery exacerbate the problem. Means if the blood supply of heart, which is happen through the coronary artery, we call it coronary artery, which is present on the heart. If those are blocked, then heart muscles are weak and they are not capable to pump. मैकेनिकल शॉक की हमने बात की. इन द केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट ब्लड or fluid up in the pericardial space which restrict the filling of the heart. Means if the water is accumulated around the heart, we call it pericardial space, means around the heart. हार्ट पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. अगर वो पानी से भर जाए तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में इंटरफेयर करेगी. दिस रिजल्ट इन द हाई सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड a low arterial pressure. However, there is a normal electrical activity as the heart still attempt to beat. हार्ट की कंडक्शन जो एसिड नोड डेविड नोड एंड पर्कजी फाइबर वो चलती रहेगी, मगर हार्ट की जो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी क्योंकि उसके अतराफ में पानी भरा हुआ है. टॉक्सिक शॉक है. दिस रिजल्ट फ्रॉम द एंडोटॉक्सिन्स. कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए तो उसके वो अपने टॉक्सिन छोड़ेगा, जहर छोड़ेगा फ्रॉम द सर्कुलेशन बैक्टीरिया ड्यूरिंग इन्फेक्शन. These cause vasodilation and a massive drop in the blood peripheral resistance. This drop in arterial pressure lead to an impaired perfusion of the vital organs. And if there is a decrease of the blood pressure, then the peripheral tissues will not receive that much amount of the blood as they deserve. Typically, symptoms include tachycardia. What is tachycardia? Means increased heart rate. 72, instead of 72, it will go to 100 beat per minute. Rapid and shallow breathing. Breathing is fast. The rate of breathing is 16 times per minute. It will go to 32, 28 for 24 or more. And deep breathing means inhalation and exhalation. Dono will take time. Both will take time and reduce blood pressure. Although they may vary slightly depending on the cause. What is the cause of that? Treatment is typically supported and include fluid resuscitation. Means you have to provide the fluid through the IV line, and treatment of any cause such as the infection in toxic shock. So you have to overcome through the antibiotics those infections, then it will come to the normal blood pressure. Control of the heart rate. Now we are talking about the heart rate, which is controlled by the electrical impulses. The heart is established by the sinoatrial node, the pacemaker of the cardiac muscles. There is a SA node, we call it SA node, sinoatrial node, which is present on the top of atrium, which produce electrical current. And in the cardiac muscles, these electrical current will run and causes the contraction of the heart. In the absence of any influence, the SA node pacing rate would be 100 beats per minute. So this will give you electricity which causes contraction of the heart 100 beats per minute, means 100 times it will contract and relax, right? So heart rate and contract out must be able to vary in response to the need of the body. Means how much blood is needed to the body. If we need more blood, then heart rate will increase. If we need less blood, then heart rate will decrease. By influencing the cell in the SA node, means electrical cells, nerve impulses and hormones can affect the speed at which the sinoatrial generate electrical impulses. Now here we have to understand two things. Nerve impulses means which runs with the neurotransmitter, as well as the hormones. Hormones can affect the speed at which the heart, at which the SA node generates electrical impulses. Now this is in your control.
one thing, one message is very important over here. Yeah, hormones. If if you if your hormones will increase, means maybe your attitude and behavior. If you are too much, you cannot control your temperament, or you are very much emotional with looking at certain scene, or you are you are in some activity which causes a release of the hormones, that can affect on your heartbeat, heart muscles contraction, right? Because the electrical impulses will generate more or less. So the hormones and neurotransmitters are responsible for generating electrical impulses. This affect heart rate. We call it chronotrophy. The contraction and relaxation of the heart because of the nerve impulses, which is the electrical current, is known as the chronotrophy, which in turn affect the cardiac output. In this article, we will discuss how hormones and nerve impulses work to control the rate of heart. Now we go on how this SA node and AV node will action. Autonomic nervous system. Autonomic nervous system is responsible for controlling many physiological functions, including the force of the contraction of the heart, peripheral resistance of the blood vessels, and heart rate, which is 72 beats per minute. The autonomic nervous system has both sympathetic and parasympathetic divisions that work together to maintain balance. Means this autonomic nervous system keep a balance. Where whenever you need more heartbeat, it will increase the heart contraction. When you don't need it, it will decrease. So sympathetic and parasympathetic. The parasympathetic input into the heart is via the vagus nerve, 10th cranial. The CN means cranial, X means 10. 10th cranial nerve. The vagus nerve forms synapses with the postganglionic cell in SA node and AV node. The supply of the vagus comes to the SA node and AV node, sinoatrial node or atrial-ventricular node. When stimulated, acetylcholine, which binds on the M2 receptor, which act to decrease the slope of the pacemaker potential, leading to decrease in heart rate and negative. If the heart rate decreases, it is due to the electrical impulse. It is known as a negative chronotropic effect. If the heart rate will increase due to the electrical current, then we call it positive chronotropic effect, as we have seen. Sympathetic, beta mic band kare. Sympathetic. The sympathetic input into the heart is via the post ganglionic fiber. तो प्री गैंग्लियोनिक में तो पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स जाते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक में सिंपैथेटिक के फाइबर्स जाते हैं. From the sympathetic trunk which innervate the SA node and AV node. The post ganglionic, the message is there that SA node and AV node has got both fibers, sympathetic and parasympathetic, and from where it will come? From the vagus nerve. This is the 10th cranial nerve. The postganglionic fibers release noradrenaline and act on the beta-2 adrenoreceptor to increase the slope of the pacemaker potential, thereby increasing the heart rate. Means noradrenaline and postganglionic fiber of the vagus nerve is responsible to increase the heart rate. Thereby increasing the heart rate, a positive chronotropic effect, as well increasing the contraction of the heart, positive inotropic. And now you can differentiate between inotropic effect and chronotropic effect. Chronotropic means electrical current. Positive, heart rate contraction increase. Negative, heart rate contraction decrease. Negative chronotropic or positive chronotropic. And positive inotropic means we are talking about the muscles. Contraction of the muscles, more contraction is a positive, less contraction is a negative inotropic effect. The parasympathetic input on the SA nodes at rest to give a normal resting heart rate. Parasympathetic outflow and increasing the heart rate over 100 beats per minute
is by an increase in sympathetic outflow. Means if there is a sympathetic stimulation, there is heart rate will go up to 100 beats per minute in normal condition. Here I have given you the figure diagram. You can see the brain at the lower side is medulla oblongata. Here मैं आपको एरो से बताता हूँ. ये देखिए ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है. यहाँ से ये इसकी ब्रांचेस निकल रही है वेगस की, और ये वेगस नर्व आ रही है. ये वेगस नर्व यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ये वेगस नर्व आ रही है और ये आने के बाद एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर. एक सिंपैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है ब्लू वाला, और ये जो रेड वाला है ये है पैरासिम्पैथेटिक. ये दो फाइबर निकल के हार्ट में एसए नोड के ऊपर आके अटैच हो रहे हैं, एसए नोड और एवी नोड पे. अब हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं. हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे हार्ट के फंक्शन को. हार्मोन्स आल्सो हैव एबिलिटी टू अफेक्ट द हार्ट रेट. वन एग्जांपल वुड बी एड्रेनलिन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. मींस मेडुला ऑब्लिंगेटा पे होता है. एंड एड्रेनल ग्लैंड मीन सुप्रारेनल ग्लैंड, सॉरी मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. This he is talking about the kidney. This is not medulla oblongata, which is released from the medulla of the adrenal gland. Adrenal means suprarenal gland, gland above the kidney. This hormone can be released into the bloodstream at a time when a person encounter a stressful situation. जब आप परेशान हो जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस आता है, एग्जाम का स्ट्रेस आता है, कोई और स्ट्रेस आता है, तो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं. और ये हार्मोन रिलीज होने के बाद आपके हार्ट फंक्शन पे इसका इफेक्ट आता है. द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन कैन रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ इफेक्ट, वन ऑफ विच इज इंक्रीज ऑफ द हार्ट रेट. एक इफेक्ट ये है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है इसका? टैकिकार्डिया इज डिफाइंड एज अ हार्ट रेट दैट एक्सीड द नॉर्मल रेस्टिंग रेट. यानी हार्ट रेट अगर 72 टाइम्स या 100 टाइम्स से बढ़ गया तो उसको हम टैकिकार्डिया कहते हैं. इज नॉर्मली अ रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट. This can be normal in the case of the exercise, but if you are doing exercise, heart rate will increase, but that is a normal because of the exercise. But tachycardia at rest is generally due to the another causes, such as if the heart rate increase more than 100 times while you are resting, it means that there is some problem is there behind. There is some problem. For example, you have an anxiety, you have got worries. तफक्कुर है, बारिश का तफक्कुर है, घर में पानी आने का तफक्कुर है, बिजली का तफक्कुर है, किसी चीज़ की आप फिक्र करें, माशी आपको परेशानी है, कुछ भी हो सकता है. इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, टॉक्सीमिया की बात की थी हमने. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अगर शुगर लेवल कम हो. हाइपोवाइलीमिया यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए. हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड ज़्यादा काम करे. प्रॉब्लम विद द कंडक्टेंस इन द हार्ट की कंडक्शन स्लो हो जाए. टैकिकार्डिया ड्यू टू द कंडक्टेंस विद इन द हार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज नैरो और वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया डिपेंडिंग ऑन QRS कॉम्प्लेक्स ऑन द ECG. नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया इंक्लूड साइनस टैकिकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर. मींस हार्ट रेट इज टू मच, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गया तो उसके अंदर फिब्रिलेशन और फ्लटर कहते हैं, एट्रियल फ्लटर. वाइड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया इंक्लूड्स वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया. सिर्फ वेंट्रिकल ज़्यादा धड़केगा, बाकी चीज़ें यानी स्टार्ट वेंट्रिकल से हो रहा है. एंड वॉल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम एक डिजीज है, उसके अंदर भी ये होता है. ये तो इसकी क्लिनिकल रिलेवेंस थी. इन द केस ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया, वेगल मैनूवर और IV एडिनोसिन कैन बी यूज्ड टू अटेम्प्ट टू रिवर्ट टू नॉर्मल रिदम. एक दवाई है IV एडिनोसिन, हम लगाते हैं जिससे अगर ये हार्ट रेट बढ़ जाए, टैकिकार्डिया में जाए, तो वो कंट्रोल हो जाता है. इफ द पेशेंट इज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल देन DC कार्डियोवर्जन में बी नेसेसरी. अगर ब्लड ज़्यादा निकल गया, हीमोडायनेमिकली हार्ट काम नहीं कर रहा और हार्ट ने अपना काम करना छोड़ दिया, तो DC कन्वर्शन का मतलब है इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं उसको. फॉर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया amiodarone can be given in a patient if a patient is stable. अगर पेशेंट स्टेबल है और टैकिकार्डिया, तो उसमें हम क्या कहते हैं, जो है amiodarone एक दवाई है, वो देते हैं. However, if a patient is unstable, DC कार्डियोवर्जन भी नहीं. अगर फिर भी स्टेबल ना हो पेशेंट, तो फिर इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे. इट इज इम्पॉर्टेंट, इसे कार्डियोवर्जन कहते हैं.
It is important to note that the Wolff Parkinson and White syndrome with atrial fibrillation means heart rate जो है 150 से above जाए तो उसको atrial fibrillation कहते हैं. AV node block drug must not be used as they will increase conduction down the abnormal pathway. तो अगर AV ब्लॉक हो गया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकिंग हुई, तो हम ये ड्रग नहीं यूज करते उसके अंदर. Some disorders such as the atrial fibrillation can be rate controlled using ड्रग सच एज बीटा ब्लॉकर. एक दवा आती है बीटा ब्लॉकर, वो अगर आप एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हार्ट रेट 150 से भी अबव चला गया, विथ अकम्पनिंग एंटी कोगुलेटिव मेजर्स, एंटी कोगुलेंट भी देते हैं. मेजरमेंट ऑफ कार्डियक फंक्शन, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन. एक्सचेंजिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड stream to tissue form the basis of the life, delivering nutrients and carrying waste product to deposit of this occur in blood vessels known as the capillaries. In this, we shall look at the how molecules move between the capillaries and tissues as well as related clinical conditions. The structure of the capillary facilitate efficient exchange by maximum. इसको Fick law कहते हैं. Fick law states that the rate of the diffusion is proportional to the concentration difference and area available for diffusion while being inversely proportional to the diffusion distance. मतलब ये हुआ कि Fick law कहता है कि जब कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो वो टिश्यूज़ में ब्लड अपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी ब्लड टिश्यूज़ में चला जाएगा. और अगर ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्या टिश्यूज के अंदर ब्लड जाने के लिए जो वेसल्स में ब्लड है कैपिलरीज में उसकी कंसंट्रेशन हायर होनी चाहिए, और वेन में आने के लिए टिश्यूज में डीऑक्सीडेंट ब्लड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो वो वापस आएगा वेन के अंदर. To maximize area available for diffusion, there are many capillaries supply the same tissue. Means bunch of capillaries are present at the tissue level. A constant blood flow through the capillaries maintain a larger concentration gradient to allow molecules to be exchanged with the tissue. तो फिर कैपिलरी से टिश्यूज में ब्लड चला जाता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती है टिश्यूज को. Additionally, although a singular capillary has a large resistance, many capillaries in parallel reduce the resistance and allow efficient blood supply to the tissue. Finally, the diffusion distance is minimized as the endothelium of the capillary is just one cell thick. Capillaries is consist of single epithelial cell. उसके अंदर जगह होती है उसको हम फेनिस्ट्रेशन कहते हैं. इसमें जगह होती है उसको क्या कहते हैं, फेनिस्ट्रेशन कहते हैं. This enables capillary to measure only a few micrometers in diameter on average. Small lipid-soluble molecules such as the oxygen and carbon dioxide are able to freely diffuse across the membrane. Capillary से ऑक्सीजन जो है चली जाती है टिश्यूज को, और विन्यूल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. However, molecule can also exchange via specialized channel or pores. The number of such channels or pores can vary depending on the function of the tissue. For example, the renal capillary is able to exchange water and electrolytes such more efficient and selectively than in other capillaries. किडनी की जो कैपिलरीज हैं जो सप्लाई दे रही हैं ब्लड को, वो कैपिलरीज की जो जगह होती है उसको फेनिस्ट्रेशन कहते हैं, दो एपिथेलियल सेल के दरमियान में वो जरी बड़ी होती है जिसमें से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है. ये आपके सामने मौजूद है डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी. एक कंटिन्यूस होती है, एक फेनिस्ट्रेटेड होती है जिसमें सुराख नजर आ रहे हैं, तो एक जो है साइनोइड होती है जिसमें छोटी छोटी जगहें होती हैं जहाँ से ब्लड जमा होकर निकलता है. इसके बाद हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम. यहाँ तक हमने वी हैव कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, नाउ वी हैव कम टू द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम और सब सिस्टम ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे पास तीन सिस्टम है, एक आर्टीरियल सिस्टम है, एक वीनस सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है. तीनों में फ्लो होता है. आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है प्योर, वेन्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो होता है, और लिम्फ में जो कचरा होता है वो फ्लो होता है जो बच जाता है, तो पानी की शक्ल में होता है.
Lymphatic system, a subsystem of the cardiocirculatory system in the vertebrate, जिसकी भी vertebra होती है उसके अंदर होता है, body that consists of complex network of the vessels, tissues and organs. The lymphatic system helps maintain fluid balance in the body by collecting excessive fluid and particular matter from tissue and deposit them in the blood. लिम्फेटिक सिस्टम का काम है कि वो सॉलिड चीजें वहां से उठाएगा और ब्लड में डालेगा और बेकार में वो निकाल देगा. It also helps to defend the body against infection by supplying disease-fighting cells called the lymphocyte. लिम्फ में एक सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड का सेल्स, उसमें लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं. वो ब्लड की सफाई करते रहते हैं. ये आपके पास इसका पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है ना. ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम शोइंग द लिम्फेटिक वेसल्स इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स. Then we have got lymphatic circulation. The lymphatic system can be thought of a drainage system needed because as blood circulates through the body, blood plasma leaks into tissue through the thin wall of the capillaries. The portion of the blood that escape is called the interstitial or extracellular fluid, and it contains oxygen, glucose, amino acids, and other nutrients needed by the tissue. कुछ ब्लड का पोर्शन escape कर जाता है और वो कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल सेल में जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है, वहां से ये कलेक्ट कर लेता है लिम्फेटिक सिस्टम. ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम उसको कलेक्ट कर लेता है. मेरी आवाज तो आ रही है ना, एकदम आवाज बंद हो गई. हेलो 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 हेलो. जी सर, आवाज आ रही है. हाँ, नहीं एकदम शोर आ रहा था, किसी का माइक खुला हुआ था, वो एकदम बंद किया उन्होंने. अच्छा, तो पोर्शन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट एस्केप, जो थोड़ा सा ब्लड प्लाज्मा एस्केप कर जाता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाके, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में फ्लूइड में जमा होता है, वहां से लिम्फेटिक सिस्टम उसको उठा लेता है और दोबारा वापस ब्लड में डालता है. Although most of the fluid seeps immediately back into the bloodstream, a percentage of it along with the particulate matter is left behind. ज्यादातर तो वापस आ जाता है, कुछ वहां टिश्यूज में बच जाता है. द लिम्फेटिक सिस्टम रिमूव द फ्लूइड. अब जो बचा हुआ है उसको सफाई के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे पास. विच टिश्यू रिटर्निंग देम वाया द लिम्फेटिक वेसल्स टू द ब्लड स्ट्रीम. वो वहां से जो बचा हुआ है उसको भी खींच के दोबारा ब्लड को दे देता है, जो टिश्यू से लीक होकर बाहर आता है या कैपिलरी से बाहर आ जाता है. एंड दस प्रिवेंट अ फ्लूइड इम्बैलेंस एंड वुड रिजल्ट इन द ऑर्गन डेथ. इस तरीके से जो फ्लूइड का एक क्वांटिटी है वो मेंटेन होती है, और ये जो है जो उस ऑर्गन को बनने नहीं देता, क्योंकि वो टिश्यूज को अगर कमी हो जाएगी तो फिर वो टिश्यूज काम नहीं करेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गन के टिश्यू. ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम की तस्वीर दी हुई है. आप देखें हेड एंड नेक में ये जो पीले पीले डॉट्स दिए हुए सारे आपके लिम्फ ग्लैंड्स हैं, और ये पूरे आपके हर जगह से, हर टिश्यू से आपकी वेस्ट को उठाते हैं और ये या तो निकाल देते हैं या जो काम की होते हैं उसको बाहर ब्लड को देते हैं. यहाँ तक मेरे ख्याल से सही है. बैरोरिसेप्टर से हम पढ़ेंगे. याद रखिएगा तमाम बच्चे कि स्लाइड्स कहाँ पे ख़त्म किए, कम से कम रिमाइंडर देने में आपको आसानी हो. तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैरोरिसेप्टर्स. ठीक है, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और